साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यूएन एस्केप ने सतत वित्त एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतराल को कम करना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। यूएन एस्केप का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम इसका ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। हिंदी में एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग। ठीक है, तो इसने जो है सतत वित्त एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतराल को कम करना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के बारे में देखें तो सबसे पहले समझ लीजिए सतत वित्त से तात्पर्य क्या होता है। सतत वित्त या सस्टेनेबल फाइनेंस से तात्पर्य होता है संधारणीय कार्यकलापों का वित्त पोषण और संधारणीय रूप से प्रबंधित वित्त से होता है। रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें तो सतत वित्त में वैश्विक स्तर पर वित्त पोषण में मौजूदा कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त पूंजी और तरलता उपलब्ध है। एशिया प्रशांत क्षेत्र सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी को 2030 तक हासिल करने की राह पर नहीं है। तीसरा, एशिया प्रशांत के 51 देश 51 देश जो हैं वे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के पक्षकार हैं। हालांकि इनमें से केवल 17 देशों ने ही अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों NDCS में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करने कर उनकी रिपोर्टिंग की है। देखिए, इस क्षेत्र में जो एशिया प्रशांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपदाओं और अन्य प्राकृतिक विपदाओं से होने वाली औसत आर्थिक हानि बढ़ करके जो है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर से 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बीच हो सकती है। इसके अतिरिक्त उच्च उत्सर्जन की स्थिति में जलवायु परिवर्तन से भारत को वर्ष 2100 तक सकल घरेलू उत्पाद के 35% तक नुकसान हो सकता है। अब इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उनकी बात करते हैं। सिफारिशों में नीति निर्माताओं, विनियामकों और निजी वित्त के लिए कार्रवाई के क्षेत्र में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है। पहला, विश्वसनीय ट्रांजिशन मार्ग का अनुसरण करते हुए 2050 तक नेट जीरो संकल्प के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए। इसमें 2030 के लक्ष्यों की प्राप्ति भी शामिल होनी चाहिए। दूसरा, सभी मुख्य सरकारी मंत्रालयों में नीतियों में एक रूपता लानी चाहिए और क्षमताएं विकसित करनी चाहिए। पूंजी और निवेश आवश्यकताओं के बीच क्षेत्र की और क्षेत्रीय स्तर पर असंगत को कम करना चाहिए। स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के साथ साथ हरित प्रौद्योगिकियों और अन्य नेट जीरो निवेशों के लिए भी स्थानीय मुद्रा में वित्त पोषण को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही बहुपक्षीय विकास बैंकों, द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा रियायती वित्त पोषण सुनिश्चित करना चाहिए और संबंधित जोखिमों को साझा करना चाहिए। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है इस संस्था के बारे में जानना, जिसका नाम है एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग या यूएन एस्केप, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। ध्यान रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? थाईलैंड के बैंकॉक में। थाईलैंड के बैंकॉक में है। इसकी उत्पत्ति कब होती है? आयोग की स्थापना आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने 1947 में एशिया और सुदूर पूर्व के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के रूप में की थी, मतलब जिस वर्ष भारत आजाद हुआ था। और वर्ष 1974 में 1974 में इसे यूएन एस्केप के रूप में नामित किया गया। पहले इसका नाम ECAFE था। यूएन एस्केप के बारे में और बातें करें तो यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक अंतर सरकारी मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र के 5 क्षेत्रीय आयोगों में से एक है। ये जो अन्य 4 क्षेत्रीय आयोग हैं कौन कौन से हैं? इसमें अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन है। ठीक है, और यह एक आपका एशिया पैसिफिक रीजन है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? यह सतत विकास की चुनौतियों के समाधान की खोज में सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। इसमें 53 सदस्य देश हैं और 9 एसोसिएट सदस्य हैं। भारत इसका सदस्य है। और यह रिपोर्ट कौन सी प्रकाशित करता है? तो इसके द्वारा एसडीजी प्रगति आकलन रिपोर्ट, साथ ही एशिया प्रशांत आपदा रिपोर्ट भी जारी की जाती है। अब आगे बात करते हैं। गृह मंत्री के अनुसार 2 साल में देश में वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ऐसा भारतीय गृह मंत्री का कहना है। पहले समझिए कि वामपंथी उग्रवाद होता क्या। देखिए, वामपंथी उग्रवाद को आमतौर पर वैश्विक स्तर पर माओवाद और भारत में नक्सलवाद कहा जाता है। नक्सलियों का उद्देश्य चीनी क्रांति की तर्ज पर भारत में भी एक सशक्त क्रांति के जरिए अपनी खुद की सरकार स्थापित करना है। चीनी क्रांति को नक्सली न्यू डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन NDR कहते हैं। भारत में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति के बारे में बात करें तो वामपंथी उग्रवाद भारत के रेड कॉरिडोर नामक क्षेत्र में सक्रिय है। इसमें मध्य और पूर्वी भारत के कुछ राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में नक्सलियों का प्रभाव अलग अलग स्तर पर है। इन राज्यों में जो रेड कॉरिडोर के तहत आते हैं, इसमें कौन से राज्य हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल। ठीक है, इसको वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित माना जाता है।
ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो आगे देखें, देखिए 2009 से 2021 तक वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा की घटनाओं में 77% की कमी आई है। वामपंथी हिंसा से प्रभावित जिलों की संख्या में भी 24% की कमी आई है। वर्तमान में केवल 39 जिले ही वामपंथी हिंसा से प्रभावित हैं। अब वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी बात करें, जिनकी वजह से ये कमी देखी जा रही है और आगे चल करके भविष्य में इनका खात्मा होना है। पहला, गृह मंत्रालय के तहत 2006 में LWE वामपंथी उग्रवाद डिवीजन का गठन किया गया था। 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में समाधान रणनीति तैयार की गई। इसमें 8 बातों पर ध्यान दिया गया। अब ये 8 बातें कौन सी हैं, ठीक है, या 8 एक्ट कौन से हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों को विशेष केंद्रीय सहायता SCA प्रदान की जाती है। विशेष केंद्रीय सहायता जैसे कि वहाँ की सड़कों के निर्माण के लिए, वहाँ पे दूरसंचार के लिए इत्यादि कार्यों के लिए। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मोबाइल टावर परियोजना शुरू की गई है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क कनेक्टिविटी परियोजना संचालित की जा रही है। अब हम लोग समाधान के बारे में बात करते हैं। इसमें समाधान में 8 चीजें कौन सी? पहला, S फॉर कुशल नेतृत्व, स्मार्ट लीडरशिप, A फॉर आक्रामक रणनीति, एग्रेसिव स्ट्रेटजी, M फॉर प्रेरणा एवं प्रशिक्षण मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A फॉर कार्रवाई योग्य खुफिया सूचनाएं, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D फॉर डैशबोर्ड आधारित KPI और KRA, H है प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, हार्नेसेस टेक्नोलॉजी, A फॉर प्रत्येक थिएटर के लिए कार्य योजना, एक्शन प्लान फॉर थिएटर, N फॉर वित्त पोषण तक पहुंच को प्रतिबंधित करना, नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। तो इन चीज़ों को आप जरूर याद रखिएगा। कहीं पर भी उग्रवाद से संबंधित चीज़ें प्री में या मेंस में बनता है तो आप कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला है, यूनिसेफ ने जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वाले बच्चे, चिल्ड्रन डिस्प्लेस्ड इन ए चेंजिंग क्लाइमेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य जलवायु विस्थापन और बचपन के बीच परस्पर संबंध को उजागर करना है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि नीति बनाते समय एवं निवेश करते समय इन परस्पर संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए कि जलवायु विस्थापन और बचपन में, मतलब बच्चों का जो प्रोग्रेस होता है या जो वो डेवलप होते हैं, उसमें क्या संबंध है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालें तो पहला है, बच्चों के विस्थापन के लिए मौसम संबंधी सामान्य कारण है बाढ़, तूफान, सूखा और वनाग्नि, फॉरेस्ट फायर, इनकी वजह से होता है। पिछले 6 वर्षों में मौसम संबंधी घटनाओं के कारण 43.1 मिलियन बच्चे आंतरिक रूप से विस्थापित हुए, मतलब एक देश के भीतर ही। मौसम संबंधी आपदाओं का जिन देशों पर सबसे अधिक खतरा है वह है फिलीपींस, भारत और चीन। तो देखिए इन 3 में भारत भी शामिल है, फिलीपींस, भारत, चीन। केवल भारत में ही 6.7 मिलियन बच्चे विस्थापित हुए हैं। 6.7 मिलियन बच्चे विस्थापित हुए हैं, मतलब 60 लाख से अधिक बच्चे। प्रतिदिन के लगभग 20,000 बच्चे विस्थापित होते हैं। कुल विस्थापित होने वाले बच्चों में 95% बच्चे बाढ़ और तूफान के कारण विस्थापित होते हैं। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर एक नजर डालें तो देखिए, पहला, बच्चों और युवाओं को जलवायु परिवर्तन और विस्थापन के प्रभावों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसके लिए बच्चों हेतु शिक्षा व स्वास्थ्य सहित अति महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इन सेवाओं को आघात सहने योग्य, पोर्टेबल और समावेशी होना सुनिश्चित करना भी जरूरी है। बच्चों और युवाओं की अनुकूलन क्षमता व लचीलेपन में सुधार करके उन्हें जलवायु परिवर्तन से गुजर रहे विश्व में रहने के लिए तैयार करना चाहिए। साथ ही जलवायु, मानवीय और विकास संबंधी नीति, कार्रवाई एवं निवेश में बच्चों एवं युवाओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है। अब बात करते हैं, रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे CTBT कहते हैं, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के अपने अनुसमर्थन रेटिफिकेशन को रद्द करने का संकेत दिया है। रूस का तर्क है कि यह जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, CTBT के अनुसमर्थन से पीछे हटने का उद्देश्य रूस को USA के साथ समान स्तर पर लाना है। दरअसल USA ने इस समझौते पर हस्ताक्षर तो किए हैं, लेकिन अभी तक इसका अनुसमर्थन रेक्टिफिकेशन नहीं किया है। USA का कहना है कि CTBT के भागीदार देश इस संधि के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच करना कठिन है। इसी कारण USA ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया है। गौरतलब है कि CTBT एक बहुपक्षीय संधि है जो दुनिया में कहीं भी और किसी भी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण या किसी अन्य प्रकार के परमाणु विस्फोट पर रोक लगाती है। इसके तहत सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया गया है, चाहे वे सैन्य हो या शांतिपूर्ण उद्देश्य से किए गए हों। यह संधि सितंबर 1996 में हस्ताक्षर के लिए रखी गई थी। अब तक इस पर 187 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं और 178 देशों ने अनुसमर्थन किया है। यह संधि तब तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकती जब तक 44 विशिष्ट देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन नहीं कर दिया जाता। इनमें से 8 देशों ने अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया। ये 8 देश कौन से हैं?
चीन है, भारत है, पाकिस्तान है, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत द्वारा सीटीबीटी पर हस्ताक्षर और इसका अनुसमर्थन न करने के कारण क्या है? सीटीबीटी में पूर्ण निशस्त्रीकरण पर जोर नहीं दिया गया है। सीटीबीटी के एक पक्षकार के रूप में भारत को परमाणु हथियारों के परीक्षण और विकास से प्रतिबंधित किया जाएगा। दूसरी ओर चीन एनपीटी के अनुसार अपने परमाणु शस्त्रागार को बनाए रख सकता है। इस प्रकार यह एक भेदभावपूर्ण संधि है। परमाणु निशस्त्रीकरण हेतु अन्य जो संधियां उनकी बात करें तो इसमें है पहला परमाणु हथियार अप्रसार संधि एनपीटी, ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एनपीटी 1970 में लागू हुआ। परमाणु हथियार निषेध संधि, ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टीएनपीडब्ल्यू 2021 में लागू हुआ। आगे हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को बाल यौन दुर्व्यवहार संबंधित सामग्री हटाने का निर्देश दिया है। सोशल मीडिया मध्यवर्तियों मतलब जो हमें सोशल मीडिया प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप किसका है? मेटा का है। मेटा अर्थात फेसबुक जो कंपनी है उसकी मूल कंपनी अब मेटा है, तो मेटा का आपका क्या है? फेसबुक है, सॉरी फेसबुक है और आपका व्हाट्सअप है। तो यहाँ पर मेटा क्या हो गया? मध्यवर्ती हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं, मंत्रालय ने यूट्यूब, एक्स जिसको पहले हम ट्विटर के नाम से जानते थे, टेलीग्राम जैसी मध्यवर्तियों को भी बाल यौन दुर्व्यवहार से संबंधित सामग्री से संबंधित कंटेंट के प्रसार को रोकने हेतु कंटेंट मॉडरेशन एल्गोरिदम और रिपोर्टिंग तंत्र को लागू करने को कहा गया है या निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के अनुपालन में देरी होने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत उपलब्ध सेफ हार्बर सिक्योरिटी को वापस ले लिया जाएगा। सेफ हार्बर सिक्योरिटी से आश्रोता किसी तीसरे पक्ष द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए मध्यवर्तियों को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं इसके लिए मेटा जिम्मेदार नहीं होगा। निर्देश का अनुपालन नहीं करना सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 के नियम 31B और नियम 44 का उल्लंघन माना जाएगा। यदि हम बात करते हैं सोशल मीडिया, एक सेकंड, बाल यौन दुर्व्यवहारों से संबंधित सामग्री के बारे में, तो यहाँ पर देखिए ये है क्या? तो CSAM, इसे शॉर्ट में कहते हैं CSAM, बाल पोर्नोग्राफी की तरह ऑनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार और शोषण का एक रूप है। इसमें बच्चों को सेक्सुअल चैट, सेक्सुअल ग्रूमिंग में फंसाने जैसी गतिविधियां भी शामिल होती हैं। भारत में 2023 में CSAM प्रसार के लगभग 4,50,207 मामले दर्ज किए गए हैं। CSAM से निपटने संबंधित जो कानून या नीतियां हैं उनमें क्या? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम अर्थात पॉक्सो एक्ट 2012, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 इत्यादि। CSAM से निपटने में जो चुनौतियां उनकी बात करें तो साइबर कानूनों के बारे में लोगों को अधिक ज्ञान नहीं है, इन कानूनों को लागू करने के लिए पर्याप्त क्षमता का भी अभाव है, साथ ही साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं संबंधित अवसंरचना की कमी है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए कोई विशेष न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट्स मौजूद नहीं है। CSAM से पीड़ित बच्चों के लिए परामर्श एवं पुनर्वास केंद्र शहरों तक ही सीमित हैं। आगे क्या कर सकते हैं? बच्चों को ऑनलाइन दुर्व्यवहार या शोषण से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय बाल ऑनलाइन सुरक्षा फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। डिजिटल सुरक्षा और साक्षरता को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। पुलिस और साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं की क्षमता और उनके लिए संसाधन बढ़ाने की जरूरत है। यदि बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2021 के बारे में, तो इसमें क्या है? नियम 31B कहता है कि सभी मध्यवर्तियों के लिए सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि उनके प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए हानिकारक अश्लील कंटेंट ना हो। दूसरा, नियम 44 कहता है कि बड़े मध्यवर्तियों, भारत में 50 लाख से अधिक यूजर्स वाले के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का उपयोग करके CSAM को सक्रिय रूप से पहचानना और हटाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं दिल्ली में AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है में खराब स्तर पर पहुंचने के कारण ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान उपाय लागू किए गए हैं। देखिए, वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में ग्रैप का स्टेज 1 जो है अर्थात आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 1 लागू किया गया है। ग्रैप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाने वाला एक आपातकालीन उपायों का एक सेट है। ये NCR में काम करता है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल के आधार पर इसे 4 स्तरों में बांटा गया है। ग्रैप का क्रियान्वयन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा किया जाता है। यह जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है CAQM की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन अधिनियम 2021 के तहत की गई है। उपर्युक्त अधिनियम के तहत आसपास के क्षेत्रों में NCR सटे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र जैसे नोएडा है उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद, ये सब शामिल हैं। अलग अलग जो स्टेज हैं उनकी बात करें, जैसे स्टेज 1 ये खराब या वायु गुणवत्ता जब AQI 201 से 300 के बीच हो तब इसके उपाय क्या है? अधिक पुराने वाहनों के मामले में NGT सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सख्ती से लागू कराना, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट निर्माण कार्य और तोड़फोड़ संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न मलबे को नियमित रूप से उठाना, समय समय पर सड़कों को
सड़कों की मशीनीकृत सफाई, सड़कों पर पानी का छिड़काव करना इत्यादि। जब स्टेज 2 होता है जिसमें वायु गुणवत्ता जो है 301 से 400 के बीच पहुंच जाती है, तो सभी चिन्हित हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करना, वैक्यूम स्वीपिंग, पानी का छिड़काव, डस्ट सप्रेशन का उपयोग करना इत्यादि। वहीं जब स्टेज 3 होता है गंभीर या सीवियर कंडीशन में, जब आपकी वायु गुणवत्ता 401 से 450 के बीच हो, तो इसमें BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लागू किया जाता है, सख्त प्रतिबंध। सरकार 5वीं तक की स्कूलों में जो कक्षाएं होती हैं वो बंद कर सकती है। इसके अतिरिक्त यदि स्टेज 4 पहुंच जाता है, अत्यंत गंभीर सीवियर प्लस, जब वायु गुणवत्ता 450 से अधिक हो, तब क्या करती है, तब EVS, CNG, BS6, EVS मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, डीजल के अलावा आवश्यक वस्तुओं का परिवहन एवं आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना। सरकार कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 9 तथा कक्षा 11 के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद कर सकती है। भारत में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी बात करें तो देखिए, पहला है राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2017 के स्तर की तुलना में 2024 तक PM10 और PM2.5 सांद्रता में क्रमशः PM10 में 20% और PM2.5 में 30% की कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली शफर याद रखिएगा 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे आधार पर रियल टाइम वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदान करती है। समीर ऐप विंड ऑगमेंटेशन एंड प्यूरिफाइंग यूनिट डिवाइस आदि को भी लॉन्च किया गया है। अब कुछ अन्य सुर्खियों की बात कर लेते हैं, जैसे नोबेल शांति पुरस्कार 2023 के बारे में। महिला अधिकारों की वकालत करने वाली ईरानी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, या इसकी घोषणा की गई है। उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करने तथा सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। नोबेल शांति पुरस्कार एकमात्र नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया जाता है। अन्य नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम जो कि स्वीडन में है स्थित नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये नॉर्वे से संबंधित संगठन से दिया जाता है, और अन्य जो है वो जो स्वीडन में स्टॉकहोम में स्थित नोबेल फाउंडेशन है वहाँ से। शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीयों में 2 लोग शामिल हैं, कैलाश सत्यार्थी 2014 में और मदर टेरेसा 1979 में। आगे बात करते हैं एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के बारे में, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के बारे में। देखिए, भारत को लगातार तीसरी बार एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें AIBD के बारे में, तो इसकी स्थापना 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP भी इसके संस्थापक संगठन हैं। इसमें भारत सहित 26 सदस्य देश हैं और इनका प्रतिनिधित्व इन देशों के 48 प्रसारण प्राधिकरण करते हैं। इसका उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवंत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश का निर्माण करना है। इसके कार्यों की बात करें तो मीडिया और संचार विकास के लिए अंतर क्षेत्रीय संबंध व सहयोग स्थापित करना और क्षेत्रीय प्रोग्रामिंग के विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। आगे बात करते हैं भुगतान अवसंरचना विकास निधि के बारे में, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF योजना के बारे में। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने PIDF योजना को 2 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इसमें अब PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी भी शामिल होंगे। PIDF के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत भुगतान अवसंरचना विकास निधि की शुरुआत 2021 में की गई थी। इसके तहत पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन जो आपने देखा होगा जिसको स्वाइप करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, क्विक रिस्पॉन्स, QR कोड आदि जैसे भुगतान साधनों का उपयोग करने वालों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। लक्षित क्षेत्र कौन से, Tier 3 से लेकर Tier 6 में शामिल सभी इलाके, पूर्वोत्तर राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें Tier 1 और Tier 2 इलाकों के PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन के बारे में, कॉफ्ट, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। RBI ने कॉफ्ट के लिए एक नए चैनल प्रस्तुत किए हैं। टोकनाइजेशन प्रक्रिया का उपयोग कार्ड का पूरा डिटेल भरने की जगह एक यूनिक टोकन या कोड से भुगतान करने के लिए किया जाता है। इसके जरिए कार्ड नंबर, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, CVV जैसी संवेदनशील जानकारी उजागर किए बिना सुरक्षित ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। यह 2022 से लागू है। वर्तमान में एक कॉफ्ट टोकन केवल मर्चेंट के एप्लीकेशन या वेब पेज के माध्यम से सृजित किया जा सकता है। अब कॉफ्ट टोकन सृजन को सीधे बैंक के स्तर पर जारी करने का प्रस्ताव किया गया है। इस नए कदम का उद्देश्य प्रत्येक ऐप पर टोकन प्रक्रिया के डुप्लीकेशन को खत्म करने के साथ साथ ट्रांजैक्शन संबंधी सुरक्षा में वृद्धि करना है। इससे कार्ड के डेटा से संबंधित धोखाधड़ी में कमी आएगी।
आगे बात करते हैं अरुणाचल याक चुर्पी के बारे में। अरुणाचल याक चुर्पी भौगोलिक संकेतक जीआई टैग पाने वाला पहला याक दूध उत्पाद बन गया है। ध्यान रखिएगा, पहला याक दूध उत्पाद बन गया है अरुणाचल याक चुर्पी। याक चुर्पी एक प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर है। याक चुर्पी जो है प्राकृतिक रूप से किण्वित पनीर है। इसे अरुणाचली याक के दूध से तैयार किया जाता है। यह जानवर अरुणाचल प्रदेश में अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाला जाता है। इस उत्पाद में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसे सब्जी की जगह या मांस करी में मिला करके खाया जाता है। इसे मुख्य भोजन के रूप में चावल के साथ भी खाया जाता है। जीआई टैग मिलने से याक के संरक्षण में मदद मिलेगी तथा याक चरवाहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। अरुणाचली याक को ब्रोक पास नामक जनजातीय याक चरवाहे पालते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग हक्की पिक्की जनजाति के बारे में बात करें तो हक्की पिक्की जनजाति जो है यह कर्नाटक की एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। इस जनजाति को पक्षियों का शिकारी या चिड़ीमार के रूप में जाना जाता है। इस जनजाति के लोग परंपरागत रूप से पक्षियों को पकड़ते हैं और उनका शिकार करते हैं। हक्की शब्द का अर्थ है पक्षी और पिक्की का अर्थ है शिकारी, मतलब पक्षी का शिकारी। पक्षियों के शिकार के उनके पेशे को गैर कानूनी घोषित किए जाने के बाद 1970 के दशक में उनका पुनर्वास किया गया। इन्हें मातृसत्तात्मक समुदाय माना जाता है। उनकी बोलचाल की भाषा वागरी है। यूनेस्को ने वागरी को एंडेंजर्ड भाषाओं में सूचीबद्ध किया है और वे अपनी देशज औषधियों के लिए भी जाने जाते हैं। तो ये था हक्की पिक्की जनजाति, कर्नाटक से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। सुर्खियों में रहे स्थल से पहले हम लोग थोड़ा सा इधर परमल चावल के बारे में बात करें। परमल चावल 126 या PR 126 पंजाब सरकार धान की पूषा 44 किस्म पर प्रतिबंध लगा सकती है और इसके बदले PR 126 किस्म की खेती को बढ़ावा दे सकती है। पूषा 44 धान के तैयार होने में अधिक समय लगभग 160 दिन लगता है। इसकी तुलना में PR 126 कम अवधि में तैयार हो जाती है। बुआई से कटाई में केवल 123 दिन लगते हैं। अतः पूषा 44 की तुलना में इसकी खेती हेतु 1 महीने कम सिंचाई करनी पड़ती है। PR 126 अजैविक तनाव तथा कीटों एवं बीमारियों के प्रकोप को सह सकती है। अजैविक तनाव में सूखा, लवणता, कम या उच्च तापमान और अन्य चरम पर्यावरणीय घटनाएं शामिल हैं। इसकी खेती की लागत कम आती है और भूसा भी कम निकलता है। हालांकि औसत धान उपज के मामले में पूषा लगभग 34 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ है, जबकि PR 126 जो है 1 एकड़ में लगभग 30 क्विंटल होगा। मतलब पूषा 44 जो है उत्पादन में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में बेहतर है। कोलार झील के बारे में बात करें। कोलारू वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास भूमि उपयोग और अन्य गतिविधियों की एक सूची तैयार की जा रही है ताकि इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सके। कोलेरू भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील है। यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी प्रणालियों से जुड़ी हुई है। इसे बूदामेरू और तमिलेरू नदियों से जल प्राप्त होता है। ये दोनों मौसमी नदियां हैं। यह एक रामसर स्थल है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आर्द्रभूमि स्थल। यहाँ जलीय कृषि की जाती है। वनस्पति जाति जो यहाँ पाई जाती हैं, इसमें आइपोमिया एक्वेटिका, ओटेलिपा SPC, प्रोसोपिस जूलिफोरा, ये आपको याद नहीं रहेगा तो याद भी मत करिएगा। प्राणी जात कौन से हैं, मतलब पशु कौन से पाए जाते हैं। ग्रे पोलिकन पर्यावरण स्थिति की संकेतक प्रजाति है। यह प्रवासी पक्षी जैसे कि ग्लासी, आइविस, पेंटेड स्टार्क इत्यादि। आगे बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के रूप में सीरिया के बारे में। सीरिया जिसकी राजधानी आपकी दमिश्क है। सीरिया एक एशियन देश है। आप मैप पे थोड़ा सा देखेंगे तो इधर आपको मेडिटेरियन सी दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इधर आपका मिस्र दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे ये रेड सी है। इधर आपका हिंद महासागर है और यहीं पे आपको ये सीरिया दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो सीरिया के सीमाएं देखिए आप किसे किसे लगती हैं। इधर आपका तुर्की है, इधर इराक है, इधर आपका जॉर्डन है और इधर आपका लेबनान है और इजराइल है। तो इसकी सीमा देखिए, तुर्की, इराक, अब तुर्की के नाम तुर्की हो गया है, तुर्की है, इराक, लेबनान और इजराइल, ठीक है। इसकी सीमा ईरान से नहीं लगती, ध्यान रखिएगा। 4 देशों से इसकी सीमाएं लगी हैं, तुर्की है, इराक, लेबनान और इजराइल। और इधर आपका भूमध्य सागर से इसकी सीमा लगती है। तो इतनी हुआ क्यों, चर्चा में क्यों आया? क्योंकि सीरिया में संघर्ष बढ़ने से तुर्की ने आतंकवादियों पर हमले तेज कर दिए हैं। भौगोलिक विशेषताएं क्या, इसकी एक छोटी सी तटरेखा भूमध्य सागर के साथ लगती है। इसके क्षेत्र में गोलान हाइट्स के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं, जिस पर 1967 से इजराइल का कब्जा है। उच्चतम बिंदु माउंट हरमन है और सबसे लंबी नदी फरात नदी है और सबसे बड़ी झील यहाँ की असद झील है। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है एशिया का जिस पर मैपिंग संबंधित हमेशा प्रश्न पूछता है। सीरिया हो गया,
आपका इजराइल हो गया, लेबनान हो गया, इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछता है। तो इस बार अभी हाल ही में फिर से इजराइल चर्चा में है, तो यहाँ से प्रश्न बनने के आपके पूरे चांसेस रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।